Hello and welcome to What's the Tea with Shivansh. I am your host Shivansh and I'm here today with the one and only, the family man, Sharif Hashmi. Sharif bhai, welcome to the show. थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आप बताइए. हाँ. थकान हो रही है? कुछ खाया नहीं आपने? हाँ, अभी रोजा है तो अभी तो खाऊंगा नहीं, ना पीऊंगा कुछ, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा है. और आप मुझे बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं एक और इंटरव्यू करके आ रहा हूँ और फिर इसके बाद घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा क्योंकि शाम का इफ्तार उसकी तैयारी करूंगा. और शारिफ भाई, तो सबसे पहला सवाल जो मुझे भी है और हर इंसान को है जो ये शो देख रहा होगा इस टाइम पे, फैमिली मैन 3 कब आ रहा है? फैमिली मैन 3 अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, क्योंकि अब तक हमने उसका शूट स्टार्ट किया नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस साल उसका शूट स्टार्ट होगा और अगले साल मेरे ख्याल से होपफुली हम 3rd सीजन के साथ आ जाएंगे. तो बड़ा इंतजार है. शारिफ भाई, इंतजार बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम लोग. सारे के सारे रुके हुए हैं यहाँ पे, लेकिन गारंटी देता हूँ मैं कि इंतजार का फल मीठा होगा. मीठा, नमकीन, मसालेदार सब होगा. मुझे इसी पे आपसे बात करना था कि आपने जब फैमिली मैन किया था, इसके पहले आपने मनोज सर के साथ काम किया है? इसके पहले हम एक फिल्म करने वाले थे साथ में, और क्या कहते हैं वो चीज, मतलब शुरू से पहले वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली शेल्व हो गई, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता. बट उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी और मनोज सर ने तभी फिल्मिस्तान देखी थी, तो वो बहुत, मतलब उन्होंने जब वो मुझसे मिले थे तो बहुत एनकरेजिंग बातें की थी और बहुत मतलब बहुत अच्छे से हमारी उस वक्त बातचीत हुई थी. हमने कुछ वर्कशॉप्स भी मनोज सर ने कंडक्ट किए थे उस फिल्म से रिलेटेड, तो मुझे बहुत मज़ा आया था. बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो फिल्म हो नहीं पाई और फिर हम दोबारा मिले सीधा फैमिली मैन की रीडिंग पे, और उस वक्त मतलब तो मजा आ गया. मुझे ना उसके बाद जीवन सफल हो गया. सर मैं बोलूंगा, आपने जो फिल्मिस्तान का जो परफॉर्मेंस दिया था, जीवन वहीं पे सफल हो गया था. मैं सच्ची बता रहा हूं. अरे भाई थैंक यू. इसके बाद से हम लोग आपका हर स्टेप देख रहे हैं. सच्ची बता रहा हूँ. शुक्रिया. एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे फिल्मिस्तान तो आपसे डिस्कस करना है, पर उसके पहले मुझे जानना है कि द फैमिली मैन का रोल आपको मिला कैसे? फैमिली मैन के लिए मैंने ऑडिशन दिया था. मुझे मुकेश छाबरा भाई की कंपनी से फोन आया था और उन्होंने मेरा ऑडिशन वो करवाया, और वैभव विशांत जो उस वक्त मुकेश भाई के एसोसिएट थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया. और पहले वो कैरेक्टर जो था घोष था, बंगाली जी. तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम दो मुझे, 2-3 दिन, मैं थोड़ा बंगाली एक्सेंट तैयार करके आता हूँ. तो उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल ऐसी न्यूट्रल उसमें कर दो, उसके बाद देखेंगे. तो मैंने जब ऑडिशन दिया तो वो उन्हें पसंद आया राजेंद्र डीके को, पर उन्होंने कहा कि यार ये तू बंगाली तो लगता नहीं और हम नहीं चाहते कि तू कोई फेक एक्सेंट भी मतलब वो करे. तो बोला तू किस रीजन में अपने आप को सेट कर सकता है. तो मैंने कहा कि मैं मतलब बॉम्बे में पैदा पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, तो हम लोग महाराष्ट्रन कर सकते हैं. तब फिर बंगाली से जो है वो घोष से जेके तड़पदे बन गया. तो बेसिकली ये जो कंट्रीब्यूशन है जेके बनाने का, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है. हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं. आपने हमको हमारा फेवरेट कैरेक्टर दिया है. थैंक यू. वो तो बता सकते. और मुझे इसी बात पे आपको पूछना था, आपने फर्जी देखी? हाँ, अरे बहुत कमाल शो है यार. और आप सेम यूनिवर्स में हो. हाँ, ये एक बहुत कमाल. मैं इनफैक्ट मैं कैमियो करने वाला था फर्जी में एज जेके, लेकिन उस वक्त मैं अबू धाबी में विक्रम वेदा का शूट कर रहा था. तो मैं मुझे बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने सर को बोला था कि मैं आ नहीं पाऊंगा. आई सो वांटेड टू बी देयर. मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो राजन डीके, उनका काम लाजवाब, जबरदस्त. और हमने द फैमिली मैन देखा था जब, तो इन अ वे इट इज अ वन ऑफ अ काइंड शो टू वॉच फर्स्टली.
और उसमें हमें इतना मजा आया। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं फर्जी को लेकर बहुत ज्यादा डाइसी था अच्छा। कि अच्छा ये बनेगा कैसे, ये बन पाएगा, सेम यूनिवर्स में जा रहे हैं, फिर से एक कॉप फिल्म आएगी और सिमिलर शो, पर इट हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड, इट्स द मोस्ट व्यूड इंडियन शो ऑफ ऑल टाइम। Absolutely. खतरनाक। और फिर जब उसमें मैंने श्रीकांत का कॉल देखा, पहले तो बता दूं ये एक स्पॉइलर है, तो अगर आपने फर्जी अब नहीं तक तो सबने देख ही लिया है। हाँ, अगर इफ इट इज द हाँ, मोस्ट हाँ, व्यूड शो हाँ, तो सब देख चुके हैं अभी तो फर्जी। तो कोई स्पॉइलर नहीं है, मतलब नहीं देखा तो हाँ। तुम्हारी गलती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने देखा कि श्रीकांत से बात हो रही है और विजय सेतुपति साहब लाजवाब, उनका परफॉर्मेंस, मतलब मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ जबरदस्त। आप, मनोज वाजपेयी साहब और विजय सेतुपति साहब, शाहिद कपूर, सब लोग स्क्रीन पे जब ये मल्टीवर्स मर्ज होगा, ये तो मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं देख रहा था और मैंने वो कॉल देखा श्रीकांत के साथ, मैं इतना एक्साइट हो गया कि अच्छा अच्छा, मतलब ये होने वाला है, मतलब ये दो अलग शो नहीं है, ये बनने वाला है साथ में। तो आपको शुरू से पता था कि ये नहीं, मुझे नहीं एक पता ही था। यूनिवर्स है, ये आपको नहीं, बाद मुझे में नहीं पता था। जब मुझे उसके लिए बुलाया था तो मुझे तभी भी लगा था कि ये कैमियो होगा ऐसे ही। लेकिन फिर जब मैंने शो देखा तो उसमें 2-3 रेफरेंसेस आए। चेल्लम सर भी आए, चेल्लम सर आए। श्रीकांत तिवारी के साथ कॉल हो गया, फिर अरित्रो और विजय भी हाँ। वो बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। तो वो सब मैं देखा तो मुझे लगा कि यार ये हो सकता है कि हमारा रियलिस्टिक स्पाई वर्स भी बन रहा है। ये बहुत एक्साइटिंग होगा। और मुझे ना, मैं पर्सनली बताता हूँ, एज एन इंटरनेट फ्रीक, हम लोग चिलम सर, मतलब हम सब फैन है। हाँ, मैं भी फैन हूँ। जबरदस्त। मुझे आपसे जानना है, वो सही में ऑफ स्क्रीन भी सारे सवालों के जवाब देते हैं? ऑफ स्क्रीन हमारी अब तक मुलाकात ही नहीं हुई है। क्या बात है? हाँ, सिर्फ एक दिन जब हमारा शूट था जिसमें पासिंग था मेरा, तो वो मतलब, और एक जब मतलब मिले हैं तब बहुत ही छोटे टाइम के लिए, जो अपना रेस्टोरेंट वाला भी जो सीन है, तो हम यहाँ पे हैं और वो पीछे हैं, और जब तक हम लोग पलटते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो वो मतलब उस वक्त हमारी ऐसी बैठ के अभी कभी बातचीत हुई नहीं कि अगले सीजन, लेकिन अब हाँ, जब अब अगर अगले सीजन में जब मुलाकात होगी तब अच्छे से होगी 100%। उनको प्लीज बताना कि इंटरनेट उनको कितना प्यार करता है। हाँ, अरे उनको पता है। बहुत चेल्लम सर तो मतलब एक अलग, क्या कहते हैं उसको, एक सीरीज बन सकती है उन पर। उनका अपना स्पाइवर्स बना सकते हैं। खतरनाक। और मुझे जानना था, एज अ फैन ऑफ मनोज वाजपेयी साहब, जैसे आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ नोइंग यू पर्सनली, तो मैं जानता हूँ कि आप कितने अमेजिंग हो अपने क्राफ्ट में भी और एज अ पर्सन। थैंक यू भाई। मनोज वाजपेयी साहब से अब तक मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ इज ही ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा, और उनमें स्विच आता है एक्टिंग का, या वो ऐसे ही है बिना कैमरे के? नहीं, ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक अलग कैरेक्टर है। मनोज बाजपेयी की अपनी अलग आइडेंटिटी है, और वो तो मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे उनका मतलब उनके इतने करीब आने का मौका मिला फैमिली मैन के जरिए, और उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, और बहुत मतलब एकदम गले से लगा के रखते हैं। तो मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं मनोज सर के आसपास रहता हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ ऑन स्क्रीन काम करना, ऑफ स्क्रीन बतियाना। और मैं उनके साथ घंटों बिता सकता हूँ। और आई एम रियली रियली glad and blessed that I got this opportunity to work with Manoj sir. और चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है। उनके साथ तो बहुत कुछ सीखा है, और मतलब ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो उनका डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में, जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस हिसाब से वो चीज़ों को अप्रोच करते हैं, मतलब बहुत कमाल है। कितना फैसिनेटिंग है। एंड मैं जानता हूँ कि आप आए हो, आपने काफी वक्त लिया एक्टिंग करने के लिए, आपको डिसीजन बनाने में काफी वक्त लगा था, और उसके बाद आपने शुरू किया था। तो आप जब शुरू कर रहे थे, आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये होने ही वाला है, मैं मनोज वाजपेयी जी के साथ काम करूंगा ही, बड़े शोज आएंगे, फिल्में आएंगे ही, या जब आप शुरू कर रहे थे आप जानते नहीं थे?
जब मैंने शुरू किया था तो ये तो मैंने सोचा ही था कि मैं बड़ा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, कहाँ तक पहुंचूंगा और किन किन लोगों से काम करने का मौका मिलेगा। ये तो मैंने मतलब आदमी सिर्फ सपने देखता है उसके, वो आपको यकीन नहीं होता कि ये होगा। मैंने सपना देखा था कि मैं यश चोपड़ा के साथ काम करूंगा, मैंने सपना देखा था मनोज बाजपेयी के साथ काम करूंगा, शाहरुख खान के साथ काम करूंगा, मैंने सपना देखा था ऋतिक रोशन के साथ भी काम करूंगा। तो ये तो सपने मतलब, और बहुत सारे सपने बाकी हैं अभी, बहुत मतलब हजारों सपने बाकी हैं अभी। तो मतलब कहाँ पहुंचेगी जर्नी ये तो मुझे पता नहीं था, और अभी तक जहाँ पहुंची है मैं उससे मतलब खुश हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ और संतुष्ट नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार को संतुष्टि मिलनी भी नहीं चाहिए किसी भी मतलब इतनी आसानी से। और अभी तो बहुत सारा काम करना है, जैसे कि श्री टाइगर श्रॉफ ने कहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। क्या बात है। तो आप मुझे बताइए, मैं पर्सनली फिल्मिस्तान का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैं बहुत, मुझे अमेजिंग मूवी लगती है सबसे पहले, और आपका परफॉर्मेंस मतलब वो मुझे लगता है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस था आपके लिए एज एन जी। आर्टिस्ट, क्योंकि इतना कमाल काम किया है आपने उसमें। Thank you. मैं बताना चाहूंगा, जिसने भी, मैं मान नहीं सकता आपने देखी नहीं होगी, पर अगर आपने देखी नहीं है फिल्मिस्तान जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जेके के पहले भी शारिब हाशमी साहब ने इतना अमेजिंग काम किया हुआ है, और उसके बाद आप बिंज वॉच करने लगोगे, आप सारा सारा कुछ देख लोगे। प्लीज प्लीज देखिए फिल्मिस्तान। मैं बोल सकता हूँ कौन से इस पे अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल। हाँ, हॉटस्टार पे, प्लीज देखो भाई। सन्नी अरोरा मेरे कैरेक्टर का नाम है उसमें, और प्लीज देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो बताइएगा मुझे, शेयर कीजिएगा लोगों में। और यस, अब तो अपन अवेलेबल रहते हैं सब जगह पे, तो डीएम करिए, ये करिए, जो जहाँ पे करना है शेयर कीजिए और देखिए फिल्मिस्तान। मेरे दिल के सबसे करीब वो फिल्म है। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से सबको बता दूं, शारिब भाई 5 मिनट में जवाब दे देते हैं Insta पे। तो रीच आउट टू हिम ऑन इंस्टाग्राम, उनको बताओ कितना पसंद है आपको उनका काम, क्योंकि मैं तो रोज करता हूँ। आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं। हाँ, आपके स्माइल को लेके लोग बहुत क्रेजी हैं। उन लोगों में मैं भी आता हूँ, हम भी सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के डालते रहते हैं। शारिब भाई की मुस्कान, क्या क्या यार, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये इसके अंदर तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। मैंने आपको मिनी टीवी पे एक शो देखा था, और उसमें मैंने आपको हंसते देखा। फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म। जी जी जी। सॉरी भाई साहब। सॉरी भाई साहब। और उसके बाद मैंने जाकर नोटिस करना चालू किया, फिर मैंने फैमिली मैन दोबारा से देखा, फिर मैंने फिल्मिस्तान देखा, फिर मैंने देखा कि अच्छा मुझे इसीलिए आप पसंद हो, क्योंकि आप जब हंसते हो ना तो मुझे ऐसे लगता है कि चलो टेंशन है पर हो जाएगा। अरे भाई, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताओ, ये कुछ इंटेंशनल आपने किया था जैसे? ये तो इसका कोई इंटेंशन तो है नहीं, ये मैं मतलब नॉर्मली अपनी जाती जिंदगी में और अमूमन मैं मतलब खुश रहता हूँ और मुस्कुराता रहता हूँ। बहुत सारी चीजें देखी है मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत सारे, जितने उतार देखे हैं उससे ज्यादा उतनी ज्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, ढलान देखी है। तो अब मैं मतलब वो स्माइल मैंने हर हाल में मेंटेन रखी है, तो मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ अपनी स्माइल। जस्ट ऑन दैट नोट शारिब भाई, हाँ, अल्लाह करे किसी की नजर न लगे। शारिब भाई, आपका है ना द फैमिली मैन में कैरेक्टर जो है काफी काफी प्यार भरा है, बहुत प्यार देता है लोगों को, बहुत जल्दी प्यार करने लगता है लोगों को। और हम कैसे हैं, हम अभी अभी सारे कॉलेज से निकले हैं, तो हम भी बस प्यार कर रहे हैं, हो जाता है। तो मुझे आपसे जानना है, आपका पहला प्यार क्या उम्र में हुआ था? तभी मैं स्कूल में था। टीचर? हाँ, नहीं टीचर नहीं, स्कूल में था, मैं 10th में था। मैं इनफैक्ट उस वक्त, ये पहला तो एक तरफा था जब मैं 9th में था, जब मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था, और वो 7th में थी। और उसने थप्पड़ मारा था मुझे। देखो लॉन्डो, अपन अकेले नहीं है, शारिब भाई के साथ भी होता है। हाँ, चलता है। और उसने परमिशन ली, पहले उसको बोला कि देखो मैं तुमको थप्पड़ मार दूंगी,
बोला हाँ ठीक है। बोला तुम पलट के मुझे थप्पड़ तो नहीं मारोगे? बोला नहीं मारूंगा। बोला पक्का? बोला हाँ। फिर उसने मार दिया। ये होता है इनोसेंट लव। देखो, परमिशन लेके थप्पड़ मारा, ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रखी थी शायद। जी बताइए, पहला बताइए। तो वो स्कूल में था और क्या कहते हैं उसको, अलग अलग स्कूल में थे हम, और वो क्लासेस के जरिए मुलाकात हुई थी। बट वो भी बहुत कम समय में मतलब खत्म हो गया। बट असली जो पहला प्यार मैं कहूँगा वो इस वक्त मेरी धर्म पत्नी है, कॉलेज में मिले थे, नसरीन जी। और वो चला लंबा। लॉन्डो, उम्मीद है, लगे रहो। लगे रहो। शारिक भाई मुझे बताओ, आप पहली बार आपकी मुलाकात कैसे हुई, और आपको आपको इंस्टेंटली पता चला कि अच्छा ये इंसान सही है मेरे लिए, या नहीं, इंस्टेंटली तो नहीं पता चला, क्योंकि एक तो वो दोस्त की बहन थी। तो आप रे और दोस्त ने मिलाया था, तो ये तो ब्रो कोड है ना कि भाई दोस्त की बहन पे आंख नहीं उठाने का। कोई ब्रो कोड नहीं तोड़ेगा, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। शारिक भाई ने कर लिया, वो कर हाँ मैं कर सकता हूँ, आप लोग मत करिए। नहीं नहीं भाई, जो दिल करता है करने का, ब्रो कोड बिंदास। ब्रो कोड गया तेल ले। ये गलत है, मैं एंडोर्स ही नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रो कोड कोई नहीं तोड़ रहा है। आप मत करो, मैं कर रहा हूँ। मैं तो एग्जाम्पल हूँ। कर चुके हैं, तो आप कोई क्या बोलेगा। हाँ, तो हम तो कॉलेज में तब कोई दोस्त ने मिलाया था, समीर ने, और फिर हमारी दोस्ती हो गई, और हम तो एक ग्रुप में मतलब हम वो शामिल हो गए जी, और मस्ती करते थे साथ में, जोक वोक धमाल में। हम तभी भी कॉलेज में और ज्यादा मस्तीखोर था। तो भाई आप अभी भी हो? हाँ अभी भी हूँ, अभी थोड़ी ज्यादा हूँ। अभी उल्टा मैं हर मतलब उम्र के साथ में मेरी मस्ती बढ़ती जा रही है। तो उसी के सामने मैं कई लड़कियों को प्रपोज भी कर चुका हूँ। मैं मतलब ऐसे था कि मतलब एक लड़की को प्रपोज किया, उसने मना किया, तो 2 दिन रोया उसको लेके, फिर ढूंढना शुरू किया अब किसको कर। फिर वो बोलता था कि यार ये बहुत अच्छी है, फिर उसको प्रपोज करता था पहले, फिर वो मना कर देती थी। मुझे रिजेक्शंस की आदत कॉलेज के टाइम से ही है, तो जब ऑडिशंस के बाद मुझे रिजेक्शन मिलते थे तो उसकी मुझे प्रैक्टिस पहले से थी। तो उस तरीके से फिर नसरीन के साथ में ऐसा हुआ कि पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, ये कितनी प्यारी है ये। और हमारी जमती है, खूबसूरत है, और एक ऑलरेडी एक वेवलेंथ मैच करता है, मजाकिया है। तो तब मैंने प्रपोज किया उनको, तो वो फिर टाइम लगा उसको, उसने पहले तो मना कर दिया था नसरीन ने। अच्छा, मना कैसे किया था? मना तो कर ही दिया, नहीं इतने थप्पड़ नहीं मारा। इम्प्रूवमेंट है, हाँ मैं मान रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट तो है, गेम आपका इम्प्रूव हुआ। फिर बहुत पापड़ बेले मैंने, बहुत सारे, और लेटर वेटर लिख के, ये करके वो करके, और फाइनली मान गई। तो मतलब जैसे देखो, अभी है ना, अभी लौंडे गेम बोलते हैं। जैसे जब किसी को इम्प्रेस करना होता है, आप जल्दी कर देते हो, तो आपका गेम अच्छा होता है। तो अब के बच्चे तो व्हाट्सएप पे करते हैं। हम जब स्कूल में थे, हम एसएमएस भेजते थे, हमारा गेम वो था। स्कूल में एसएमएस? तो आपके वक्त क्या गेम था? हमारे वक्त ब्लैंक कॉल्स थे। फोन पे एक ब्लैंक कॉल मारो, और अगर किसी ने उठा लिया तो मतलब फिर जल्दी से रख दो, तो पता चल जाता है कि ये उसी का फोन है। और अगर ऐसे 2 लोग कॉल कर रहे हुए तो? हाँ 2 लोग कॉल कर रहे हुए तो ब्लैक कॉल? 2 लोग नहीं होंगे ना ऐसे, वो तो पता है अपने को। हाँ, और वो अगर 2 हैं तो वो 2 ही पता है कि हाँ ये वो नहीं है तो ये है। देखो इजी तो हुआ है व्हाट्सएप की वजह। तुम बच्चों को नहीं पता, तुम्हारा इजी चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है भाई। हम लोगों के पास फोन नहीं थे, जब अगर कहीं किसी को मिलना है और हम वहां पहुंच गए, और कोई बंदा लेट हो गया, तो उसको बताने के लिए फोन नहीं है कि यार मेरे को ना आधा घंटा लेट होने वाला है, तो तू वहां वेट करना। तो बंदा आधा घंटा वेट कर रहा है, 1 घंटा वेट कर रहा है कि यार अभी आएगा ना। फोन घर पे करो तो निकल चुका है, तो मैं क्या करूं? कांटेक्ट करने का कोई जरिया ही नहीं होता था। और एक तो ना आजकल के बच्चों का, सॉरी बिचिंग कर रहा हूँ, पर आजकल के बच्चों का शायद में बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी है उनके पास, फोन है उनके पास, कोई चीज के लिए मेहनत ही नहीं करते। हाँ यार, आसानी से मिल जाती है सब।
एक वक्त था, मतलब हम तो पैदल जाते थे सही में, कितना दूर दोस्त से मिलने के लिए। मैं तो अंधेरी से घर तक, मलाड तक पैदल गया हूँ, जब मैं अगर ऑडिशंस देता था और सीधा घर ही जब जाना होता था, तो मैं तो अंधेरी से सीधा पैदल निकल लेता था मलाड। तो आप शुरू से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हाँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो हार्ड वर्किंग हूँ मैं बहुत। तो हमारा वही प्रॉब्लम, हम नहीं कर रहे। हार्डली वर्किंग। अभी भी शारिक भाई को घर आना पड़ा शूट करने के लिए, मतलब हम उधर भी नहीं गए। तो हम क्यों नहीं चल रहे, आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो इससे कुछ सीख लो अभी। हमारे जैसे मत बनो, ये राइट एग्जाम्पल। शारिक भाई, आप बोल रहे थे आपने लेटर लिखे थे प्रेस करने के लिए, और मैंने आपका ना इंस्टाग्राम देखा है, मैंने आपके बारे में पढ़ा है। आप प्रोड्यूस भी करते हो, आप एक्ट भी करते हो, आप डायरेक्ट भी करते हो, आप लिखते हो, आप इतने अच्छे शायर हो, और आप स्केच भी करते हो। मतलब बंद करते हैं हम क्या करें? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अब ये सब अगर फरहान अख्तर साहब करते हैं, जब वो लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, तो गाते भी हैं। हाँ, पर उनको विशाल भारद्वाज जी भी तो तो मेरे ख्याल से तो जिसको जो अंदर से दिल करता है ना करने का, कर डालने का है। और मुझे मतलब पहले ऐसा बहुत मैं सुनता था, कह रहे यार एक चीज करना खाली, और अगर तू एक्टिंग कर रहा है तो जो दूसरा एक्टर है ना उसके पेट पे लात मारेगा। अगर तू लिखेगा भी, अगर तू गाएगा भी, तो जिसको गाने का है उसको अगर उसका तो चांस, यहाँ पे कोई किसी की रोजी रोटी नहीं छीनता, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये मैं तो अपने शौक के हिसाब से करूँ, मैंने तो इनको करियर भी नहीं बनाया, मतलब हाँ। तो मैं तो बोलता हूँ भाई जो करना है, और जिस मतलब क्या कहेंगे उसको, पैमाने पे करना है वैसे करना चाहिए, और अपना दिल की सुननी चाहिए। तो उसके अलावा और कोई लाइफ को जीने का और कोई तरीका नहीं है दिल की सुनने के अलावा। क्या तो ये सपन करता, मैं अभी डायरेक्ट अभी तक किया नहीं है, करूंगा इंशाल्लाह। अभी सबसे पहले ऑन द कार्ड्स वही है कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, और जो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा वो मैं खुद डायरेक्ट करूंगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू स्किल। थैंक यू। किसी भी वेस्ट कर रहे हैं तभी भी वेट। अरे यस। आप मुझे बताओ, आप कुछ अपना लिखा हुआ सुना सकते हो अगर? हाँ, लिखा हुआ सुना सकता हूँ। एक छोटी सी एक पॉकेट नज़म है, सुनाता हूँ आपको मैं। लिखता इतना ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया लिखते हो। ठीक है, मॉडेस्ट नहीं बनते हैं। नहीं भाई। तो उसका टाइटल है ख्वाब। कुछ ख्वाब देखे थे कल रात को, कुछ पूरे होंगे शायद उनमें, कुछ यकीनन टूट जाएंगे। कुछ ख्वाब देखे थे कल रात को, कुछ पूरे होंगे शायद उनमें, कुछ यकीनन टूट जाएंगे। कुछ जागती आंखों से खुद को दोहराएंगे। आज फिर रात आ जाएगी, फिर कुछ ख्वाब दिखाएगी, और ख्वाबों के आसरे में जिंदगी कट जाएगी। भाई बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मतलब बहुत आप बहुत कमाल लिखते हो। थोड़ा ज्यादा लिखो। हाँ, मैं लिखूं। मैं इंशाल्लाह अभी इस साल ज्यादा लिखने की कोशिश करूंगा। और वापस से मतलब आप शो फिल्में तो लिखो ही, आप इंस्टा पे भी लिखो, हम लोग भी तो पढ़े। हमारा हाँ, इंस्टा पे डालेगी ना मैं। आप इंस्टा के लिए थोड़ा सा लिखो ताकि हम पढ़ पाए, क्योंकि क्या है ना कि जब ये हम भेजते हैं तो अभी इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। ओके, बातें इससे चालू होती है। मैं ये भेजूंगा तो कोई मुझे पूछेगा कि ये क्यों भेजा, फिर मैं बताऊंगा ओहो कि क्यों भेजा। अभी लिख नहीं सकते तो बता तो सकते हैं ना। यस, मैं भेजूंगा, अभी डालूंगा इंस्टा। ये हुई ना, तो प्लीज राइटिंग गेम अप करेगा भी मैं इंस्टा पे। शारिक भाई को इंस्टा पे फॉलो करो, गेम इम्प्रूव करना है तो। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं साल हो गया मुझे करते, और मेरा गेम इम्प्रूव हुआ है, बता रहा हूँ। मेरी शादी होने वाली बहुत जल्दी। अरे वाह, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से 50% हुआ है। हो गया, तुम्हारी तरफ से तो हो गया ना, तो दूसरा भी 50 हो ही जाता। 5 साल से हुआ पड़ा है वो, आगे का प्रॉब्लम है शारिक भाई। अगले 5 साल में वो भी हो जाएगा, उसके बाद शादी की उम्र हो जाएगी तुम्हारी 10 साल में। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। नहीं भाई, इतनी जल्दी मत करना। मुझसे एक और सीख ले लो। नहीं, मैं तो वैसे काफी लेट की थी शादी। जो और लेट करनी थी आपको उससे भी? हाँ, मतलब मैं हमारे जब हमारा जो टाइम था उस हिसाब से तो 27-28 की जो उम्र है वो बहुत लेट हो जाती है। आज वो बहुत जल्दी है, बट उस वक्त
लेट माना जाता था। तो बट मुझे लगता है कि शादी आराम से करनी चाहिए यार, और भी लेट कर सकते हैं। ये मुझे जानना है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी है ना लॉकडाउन के टाइम से, और हम लोग अब कॉलेज से जैसे ही निकले आसपास सब शादी कर रहे हैं इंस्टा पे। हाँ, आजकल तो इतना हाँ। ज्यादा शादी का ट्रेंड हो गया है। हाँ। शादी इज ऑल्सो ट्रेंडिंग, मतलब पॉप कल्चर समझते हैं शारिक भाई। शारिक भाई सच्ची, मतलब सब शादी कर रहे हैं और प्रेशर आ रहा है, मतलब किसी प्रेशर आ रहा है तो बाजू में बाथरूम है भाई। सारा सेट बता देते हैं अपन, हाँ। सबको यहाँ सबको पे बता देते हैं। पर्दे लगे हुए हैं, टॉयलेट है, हाँ। जब भी प्रेशर आए तो चले जाना। बहुत बहुत ऐसा लगता है वो देख के भी कि आप मिस आउट कर रहे हैं क्या लाइफ में कुछ। क्या तो ऐसा तो ना हो जाए कि देर हो रही है शादी करने में। नहीं यार, हर चीज का वक्त जो है मुकर्रर होता है, तो वो जब होना होता है तब होता है। और मेरे हिसाब से मेरी शादी तो सही समय पर हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर मैंने पहले डिसाइड कर लिया होता कि मुझे एक्टिंग करनी है तो शायद मैं शादी फिर जल्दी ना करता। लेकिन मेरे साथ में तो शादी करने के बाद में मेरा एक्टिंग करने का डिसीजन हुआ। और अब मुझे ये लगता है कि अगर उस वक्त मेरे को वाइफ का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं एक्टिंग कर भी पाता या नहीं कर पाता। तो ये बड़ा ट्रिकी वो चीज़ है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। बस मेरे लिए तो वो सही हुआ, क्योंकि एक तो अच्छी पत्नी मिलना बड़ा कठिन काम है, बड़ा वो नसीब से होता है, अच्छी पत्नी या अच्छा पति दोनों तरफ से। मुझे लग तो रहा था नसीब से नसरीन को अच्छा पति मिला और मुझे खुश नसीबी से अच्छी पत्नी मिली। देखो वो मैं मान रहा हूँ, हाँ, पर सही पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ। किसी के लिए सही पार्टनर होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत बहुत, यस, ये बात बोली आपने। मैं तो मानता हूँ यार कि कई बार गलती हमारी भी होती है, पर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हाँ, वहाँ नहीं जाते हैं, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। हाँ। मुझे मुझे आप बताइए, फिल्मिस्तान पे आते हैं, ठीक है, मतलब मैंने सारा सेटअप यूज करके किया है, मुझे फिल्मिस्तान के बारे में बात करना है। आप मुझे बताओ, आपने पहली बार फिल्मिस्तान के बारे में कब सुना? कब सुना था? फिल्मिस्तान हम लिख रहे थे, नितिन जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की और लिखी है, तो नितिन और मैं हम साथ में मिलके उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। नितिन एक्चुअली उस वक्त मैं यूटीवी बिंदास में नौकरी कर रहा था जी, तो वो पूरा दिन लिखते थे और जब मैं ऑफिस से उनके घर जाता था तो वो शेयर करते थे मेरे साथ। तो मैं उनका बाउंसिंग बोर्ड था कि क्या अगर मुझे जो भी फील होता था मैं बताता, और फिर उस तरीके से मतलब उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। और लिखते लिखते जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने एक बार मुझको बोला था कि यार ये जो रोल है ना सनी का, वो तेरे लिए एकदम फिट है। तो मुझे लगा यार कहाँ साला गेड़ा बना रहा है, मतलब अभी पहली बार फिल्म बना रहा है और अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू में मेरे को क्यों लेगा नल्ले को। तो वो भी मेन लीड में। तो मैं उस वक्त तो मैंने हंसी में टाल दिया था, बट जब उनको एक प्रोड्यूसर मिला, एक फाइनेंसर मिले फिल्म के लिए, तो नितिन ने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा। तो मैं उस वक्त हुआ अरे यार भाई सीरियस है। और मैंने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया मैं। तो मुझे मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे पता थी, हमने स्क्रिप्ट में साथ में काम किया था और इतनी खूबसूरत कहानी में एक मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है, और वो भी ऐसा किरदार जैसा मैं खुद हूँ अपनी जिंदगी में, मतलब। और आपको वैसा किरदार मिलने के लिए काफी वक्त लग जाता है जी, और मेरे शुरुआत उससे हो रही है मेरी। तो मैं मतलब पागल हो गया था जब ये चीज हुई। और एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब आई ऑलमोस्ट डिडंट डू द फिल्म, क्योंकि डेट्स क्लैश हो रही थी जब तक है जान के साथ। तो मैंने नितिन को कहा था कि फिल्म रुकनी नहीं चाहिए, यू शुड कास्ट समबडी एल्स अगर तकलीफ मतलब डेट्स का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी वजह से या किसी की वजह से फिल्म को होना नहीं चाहिए। और हमने ढूंढना भी शुरू किया और किसी को कास्ट भी किया, बट चीज़ें कुछ जमी नहीं। और फिर से वो मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल फिर मतलब अवेलेबल था। तो नितिन ने फिर प्रोड्यूसर्स को कन्विंस किया कि भले वो जब तक ये जान की शूटिंग के ख़त्म होने का वेट करेंगे,
और उसके लिए भले हमें वेट करना पड़े, बट अगर मैं ये फिल्म करूँगा तो मैं शाहिद के साथ करूँगा। और इस तरीके से फिर मैंने जब तक ये जान भी कर ली और फिल्मिस्तान भी हो गई। तो जब आपने फिल्मिस्तान का शूट शुरू किया था, एक वक्त था जब आप लिख रहे थे साथ में एक तरीके से, और उसके बाद आपने शूट शुरू किया, तो क्या आपको पता था फिल्मिस्तान इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी आपके करियर के लिए जब आप शूट कर रहे थे? फिल्मिस्तान जब हम शूट कर रहे थे तब इतना तो यकीन था कि ये कुछ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और हमें बहुत मजा आ रहा था उसे करने में। और सब मेरे ख्याल से किसी भी काम का एक सबसे बड़ा जो, अगर एक आपको वो करना है कि टेस्ट करना है कि ये चीज अच्छा है या बुरा, वो अगर आपको खुद को अगर सुकून दे रही है तो पहला टेस्ट उसने पास कर लिया है। जी। तो वो हम यकीन था हमको कि यार हमें मजा आ रहा है और हम खुश हैं, और अगर कहीं पे अगर यहाँ इसमें अगर अपना नाम जाएगा तो वो ऐसे नहीं होगा कि यार ये कहाँ पे छप गया अपना नाम यार ये, तो उतना यकीन था। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा टेस्ट हमने पास किया था। वो आगे जाके ऐसा कल्ट स्टेटस इख्तियार कर लेगी ये मतलब अंदाजा नहीं था। नेशनल अवार्ड मिलेगा ये कभी नहीं सोचा था बेस्ट हिंदी फिल्म का। मुझे मतलब सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। स्क्रीन मुझे मिला बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए, वो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। तो फिल्मिस्तान से बहुत कुछ मिला है और मैं मतलब ऊपर वाले का और नितिन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक इतनी खूबसूरत फिल्म का मुझे हिस्सा बनाया, और जिसके मैंने डायलॉग्स भी लिखे, जिसका मैं मतलब जिसमें मैंने मुख्य भूमिका भी निभाई, और उसकी पूरी जर्नी में मैं मतलब साथ में था नितिन के। जब हम फेस्टिवल्स घूमे, जब फिल्म रिलीज हुई, तो वो एक बहुत ही एनरिचिंग टाइम था मेरी लाइफ का जब फिल्मिस्तान मेरी जिंदगी में आई। तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। और मैं बहुत ज्यादा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का फैन हूँ, तो मैं बॉक्सिंग बहुत ज्यादा देखता हूँ, और मैंने देखा है कि बॉक्सर्स बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो हम सीखते हैं वो तब होता है जब हम रिंग में होते हैं। तो जो आपका क्राफ्ट है एज एन एक्टर, जो आप फिल्मिस्तान के सेट पे थे, तो आपको लगता है कि सेट पे आपका क्राफ्ट इम्प्रूव होता है या वो तब होता है जब आप प्रिपेयर करते हैं? जो भी चीज होती है वो सेट पर ही होती है मेरे हिसाब से, बट प्रिपरेशन भी जरूरी होता है। और मैं तो मतलब आई एम क्या कहते हैं उसको, आई एम नॉट फॉर्मली ट्रेन्ड इन एक्टिंग। ना मैंने स्कूल के टाइम पे ना मैंने थिएटर किया था, ना कभी कोई मतलब ऐसी कोई कोई मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था एक्टिंग का। तो मैं तो एकदम ही अनट्रेन्ड उतरा था मैदान में, और वो भी उस उम्र में जब लोग मतलब उसके 10 साल में मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू हो जाती है, तब तो मैंने मतलब एक्टिंग करना शुरू किया। तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं था कि मैं कोई वर्कशॉप्स कर लेता या कुछ फिल्म स्कूल जाता या एनएसडी जाता। तो मेरे पास तो जो भी था ऑन द जॉब ही था। तो मैंने जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। और फिल्मिस्तान तो मेरा बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरे लिए, क्योंकि उसमें तीन एनएसडीएंस मेरे साथ में थे, कुमुद मिश्रा जी, इनामुल हक और गोपाल दत्त, और तीनों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। नितिन ने स्पेशली, जो डायरेक्टर है, तो वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक क्रैश कोर्स था एक्टिंग में। फिल्मिस्तान, और इनफैक्ट फिल्मिस्तान की शूटिंग के दौरान मुझे गोपाल हमेशा बोलता था कि यार तू ना थिएटर का बंदा है, और जबकि मैंने थिएटर कभी किया नहीं था। इनफैक्ट मैं उंगलियों में गिन सकता था जितने उतने मैंने नाटक देखे थे, तो करने की तो बात बहुत दूर की थी। बट गोपाल मुझे हमेशा बोलता था कि यार तू ना थिएटर करना चाहिए, तुझे थिएटर करना चाहिए, तू थिएटर का बंदा है। और फिर गोपाल एक प्ले वो बना रहे थे, म्यूजिकल प्ले था बच्चों का, टुन्नी की कहानी। उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया 2 कैरेक्टर्स में, और फिर मेरा थिएटर में डेब्यू हुआ गोपाल की बदौलत, और बहुत मजा आया। थिएटर का एक अलग एक्सपीरियंस था। और कुछ और शो और प्लेस किए, आज रंग है, बड़े मियाँ दीवाने, और बहुत एक थिएटर का एक अलग एनर्जी होती है जब आप स्टेज पर होते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छा किया तो जो तालियां मिलती हैं या जो रिएक्शंस आते हैं, तो इंस्टेंट एकदम ग्रेटिफिकेशन होता है। वो उसका हाई बहुत अलग है। शारिक भाई, मुझे आपसे जानना था
सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है मेरे लिए समझना, क्योंकि बिकॉज आई रियली लाइक योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, सिर्फ एक्टिंग वाइज नहीं, पर्सनली भी जो आप कर रहे हो। तो आपका जो जर्नी रहा है एक्टिंग शुरू करने का, उसके पहले एक बहुत बड़ा कहानी है। तो मुझे आपसे वो जानना है कि आपने कहाँ से शुरू किया और वहां से जो आपका जर्नी था एक्टिंग करना डिसाइड करने तक का, वो जर्नी के बारे में आप मुझे बताइए। वो असल में मैं क्या कहते हैं 98 की बात है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जी। और गोविंदा जी वगैरह जी की एक फिल्म थी, बहुत उसमें गाने बड़े प्यारे थे। तो मेरे एक दोस्त हैं कॉलेज के, राजुल मिश्रा जी। उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था डायरेक्टर साहब को, नव कुमार राजू जी को, और उन्होंने ही मुझे वहाँ पे मतलब मिलवाया उनसे और वो मुझे फिल्म मिली। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। वो फिल्म में मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने बहुत सीखा, एक मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस था। बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला एकदम से पहली फिल्म में। उसके बाद में फिर वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद में मुझे कुछ राइटिंग असाइनमेंट्स आए, वो भी मुझे राजुल मिश्रा ने ही दिए। मेरे राजुल मिश्रा का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको एक राइटिंग का कुछ काम आया था। रागेश्वरी लुम्बा जो उस वक्त एमटीवी में विजय थी, उनका एक शो था एमटीवी बार बार देखो, और वो लिखने के लिए उनको वो मिला था, काम आया था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तू हेल्प करेगा क्या मुझको इसमें। तो मैंने कहा ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने जब हेल्प करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि यार यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, मतलब यू शुड concentrate or you should focus on writing or you should think about making it as a career। तो मैं उस वक्त मुझे पता ही नहीं चला, धीरे धीरे हमने काम साथ में शुरू किया, लिखते गए। फिर मेरे एक और कॉलेज का ही एक और मेरा बहुत जिगरी दोस्त है रेंजी वर्गीस, हम दोनों ने एक जोड़ी सी बना ली। हम दोनों साथ में लिखने लगे ईटीसी के लिए, एमटीवी के लिए, चैनल वी के लिए। राजुल, रेंजी, मैं, हम तीनों काफ़ी हमने राइटिंग का काम साथ में किया और बहुत मतलब मज़ा आया वो पूरा टाइम जो था। फिर मैंने एमटीवी ज्वाइन कर लिया एज एन हाउस राइटर। और एमटीवी में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर जब मैं कुछ स्केच कॉमेडीज भी लिखता था, और तो उसमें जब मैं नरेट करता था तो वो जो हमारे प्रोड्यूसर होते थे कि यार ये रोल तू कर ले, ये कैरेक्टर तू प्ले कर ले। तो ऐसे करके सडनली मतलब एक्टिंग जो है फिर से जिंदगी में आ गई। ईटीसी में भी जब हम लोग शोज लिख रहे थे रेंजी और मैं, तो उसमें मैं कभी राजेश खन्ना बन जाता था, कभी प्राण साहब बन जाता था, कभी कोई कैरेक्टर बन जाता था। तो सडनली मतलब लिखते लिखते मेरा वो राइटिंग चीज भी शुरू हो गई। बट मैंने उस वक्त भी सोचा नहीं था कि एक्टिंग को मुझे वो करने की, वो एक तरीके से शौकिया चीज थी कि हाँ यार नौकरी भी हो गई है, सेट हो गया, शादी भी हो गई है, लाइफ चल रही है, कंफर्ट जोन में हूँ मैं एकदम, और हाँ साथ में मुझे एक्टिंग भी करने मिल रहा है जो मुझे अच्छा लगता है। तो ऑडिशन के चक्कर नहीं है। और मैं इनफैक्ट कोई दोस्त मेरी वाइफ का ही एक फ्रेंड अपना जॉब छोड़ के एक्टिंग करना चाहता था। तो मैंने उसको बहुत स्ट्रांगली बोला था कि पागल हो गया क्या, मतलब ये अच्छी खासी बनी बनाई नौकरी छोड़ के फालतू में एक्टिंग करेगा, ये ऑडिशन देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, बहुत कोई मतलब गारंटी नहीं है किसी चीज की। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। तो मैं तो उसको बहुत मना किया था, लेकिन भाई ने वो फिर भी किया। तो और मैं बोलता था मरे ऐसा। तो बट अब वो काफी काम अब वो उन्होंने कर चुके हैं उसके बाद में भी, और उन्होंने अच्छा काम किया है। सूर्या नाम है उनका जी। तो लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मैं भी ऐसा डिसीजन खुद लूंगा कि सर एक दिन डिसाइड करूंगा कि मुझे एक्टिंग करनी है। और जो मैं उसको राय दे रहा था वो चारों तरफ से मुझे लोग दे रहे हैं, पागल हो गया क्या तू। तो ये ट्रांजिशन कैसे आया? ये आया मैं मतलब जब मैं नौकरी कर रहा था चैनल भी में उस वक्त था, तभी मैंने स्लम डॉग में और हाले दिल नाम की एक फिल्म में काम किया था। स्लम डॉग में एक सीन था खाली छोटा सा, बट उस
उसके लिए ऑडिशन दिया था मैंने, और डैनी बॉयल साहब ने खुद ऑडिशन लिया था मेरा। वो दिन वो बहुत ही कमाल था यार। शायद उस वक्त एक थोड़ा सा जर्म गया था अंदर जी। कि कुछ करना चाहिए, लेकिन तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि एक्टिंग, क्योंकि एक तो वो जिम्मेदारी वाली जो चीज घुस गई थी अंदर कि अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया, अभी उम्र भी ऑलमोस्ट 33 होने वाला हूँ, कि कहाँ है, जो आ गया वो ठीक है। तब मुझे एक ऑडिशन का कॉल आया, मेरे एक दोस्त ने ही मुझे रेकमेंड किया था, नमित दास जो बहुत कमाल के एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था धोबी घाट के लिए। तो उसमें प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था। उसके लिए मुझे ऑडिशन मैंने दिया और 2-3 राउंड्स हुए ऑडिशन के, और फिर मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम हो गया मेरा, डेट्स हो गया। बट फिर शूट के कुछ 15 दिन पहले मुझे किरण राव जी का फोन आया कि थोड़ा लुक वाइज ना फिट नहीं हो रहे हो रोल में, तो हम शायद we'll have to think of another option। तो वो उस चीज ने मुझे मतलब थोड़ा एकदम हिला के रख दिया पूरा। और वो मतलब किरण जी का जो डिसीजन है वो तो करेक्ट है, क्योंकि उनकी कहानी है, उनके किरदार है, उनको बिल्कुल ज्यादा पता है, और वो क्रिएटिव डिसीजन है, उसमें वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरे लिए वो पर्सनली बहुत डेवस्टेटिंग हो गया था एकदम। और जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो गाना ना, वो रात अपन 2 बजे तक पिया मैं पीता नहीं, तो उसने मैं पीता नहीं, तो वह अपन 2 बजे तक रोया था और अगले दिन सुबह को उठा मैं, और पता नहीं कुछ अलग जुनून था सर पे, ऑफिस गया और रेजिग्नेशन दिया, 1 महीने का नोटिस दिया, और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। और पता नहीं कुछ तो एक स्क्रू कहीं पर ढीला हुआ या टाइट हुआ तो अपने रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन ने मुझे मेरे को मतलब मजबूर किया, या वो फैसला लेने पे रिजेक्शन का बहुत बड़ा हाथ था। लोग उल्टा वापस हो जाते हैं कि, बट मेरे को उसने रिवर्स इफेक्ट किया मेरे ऊपर। तो ऑब्वियसली इमोशनली आपने, लेट्स से इमोशनली ये फैसला लिया, पर आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ा होगा कि अच्छा परिवार है, हाँ, तो अगर मैं अपने आप को 1 साल देता हूँ या जो भी वक्त देता हूँ, तो उस वक्त तक क्या होगा, उसके लिए आपने कुछ प्लान किया था? प्लान तो कुछ नहीं किया था, मुझे लगा था कि अरे कुछ महीनों में मैं मतलब ऑडिशंस होते रहेंगे और हो जाएगा, एक बढ़िया सा रोल मिल जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ऐसा कोई मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 ऑडिशन दिए थे, दोनों में सेलेक्ट हो गया था। 100% रिकॉर्ड है अपना ऑडिशन में सिलेक्शन का तो ये सोच के मैं उतर गया मैदान में, और लेकिन जब ऑडिशन देने शुरू किए तो फिर रिजेक्शन पे रिजेक्शन पे रिजेक्शन, फिर कहीं हो ही नहीं रहा है। मतलब हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए, महीने सालों में मतलब बदल गए, और 1 साल का 2 साल, 2 साल का 3 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सेविंग्स तो खत्म हो गई, कर्जे चढ़ गए, जितने लोगों से मैं जितना उधार मांग सकता था उन सबसे मांग लिया। अब मेरे पास कोई बचा नहीं था कि मैं जिससे मतलब पैसे भी मांग सकूं। मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा था कि अगले दिन अब कहाँ से राशन आएगा ये पता नहीं था, और मैं एक कोई मॉल के बाहर बैठा हूँ, फोन लगा रहा हूँ कि यार किसको फोन लगाऊं, काम कहाँ से मिलेगा, कुछ राइटिंग का काम ले लेता हूँ, और फोन ढूंढ रहा हूँ, और वैभव मोदी का नंबर मैंने लगाया, एक मेरा एक दोस्त था, तो उसको फोन किया, तो नसीब से उस मतलब पता नहीं एक शो पे वो लोग काम कर रहे थे, रियलिटी शो जोर का झटका, और उनको राइटर की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे अगले दिन बुला लिया, और उस तरीके से मतलब मेरा कुछ महीनों का जुगाड़ हो गया, जिसके लिए मैं वैभव मोदी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और तो ऐसे करके मतलब मैं कोई कुछ रियलिटी शो बीच में कभी कर लेता था, लिख के कुछ महीने थोड़े से हो जाते थे, फिर ऑडिशन पे ऑडिशन चलते रहते थे, बट कुछ हो नहीं रहा था। और बहुत ज्यादा मतलब अब वही किसी से और पैसे मांगने की अब हिम्मत भी नहीं रही थी कि आदमी कब तक मतलब मांगता रहे। तो इनफैक्ट अभी मुझसे एक मेरे एक फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे, जो मतलब कि यार ये ना मुझसे पैसे मांग रहे हैं यार बहुत। तो मुझे याद आया यार ऐसा कोई मेरे बारे में भी बोलता होगा उस वक्त, यार वो उसने ना पैसे मांगे यार, उसको कैसे मना करूं मैं तो
तो मैंने फिर से नौकरी करने का डिसीजन लिया और फिर यूटीवी बिंदास में मैंने ज्वाइन किया एज एबीपी प्रोग्रामिंग। अब वहाँ कुछ महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा का फोन आया। उन्होंने जो ये 3 साल तक जो मैंने रगड़म पट्टी की थी उसमें मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसके पैसे नहीं मिले थे मुझे, लेकिन उस शॉर्ट फिल्म को शानू शर्मा ने यूट्यूब पर देखा और उन्होंने फिर मुझे जब तक है जान में जैन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया और उसमें मैंने ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। और उसी दौरान फिल्मिस्तान का काम चल रहा था, उन्हें प्रोड्यूसर मिल गया और उन्होंने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे एक सडनली मतलब एकदम से और एक शॉर्ट फिल्म से एक तरीके से वो चीज़ शुरू हुई। वो मेरी जिंदगी की बहुत ही प्यारी फिल्म है, मेहरूनी। जरूर देखना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे है मेहरूनी। तो मेरे बहुत उससे मुझे बहुत प्यार मिला है उस फिल्म से भी। तो ऐसे फिर मेरा करियर टेक ऑफ जब तक है जान और फिल्मिस्तान से। शारिब भाई, इसमें 2 हिस्से हैं जो मुझे आपसे समझना है। जो ये 3 साल थे, ये कौन से साल होंगे? 2008, 9, 9, 10, 2008 के एंड में था और 10, 11 का मतलब अगस्त सितंबर होगा जब मैंने, सितंबर मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर जब मैंने बिंदास ज्वाइन किया। और वहाँ पर दिसंबर जैन की बात होगी जब मुझे शानू शर्मा का फोन आया और उसी दौरान फिल्मिस्तान की भी बात शुरू हो गई थी। तो मैंने और मार्च में दोनों का शूट शुरू होना था, जब तक है जान का भी और फिल्मिस्तान का भी। तो मुझे 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। तो और मैं इतना डरा हुआ था उस वक्त, जो पिछले 3 साल जो गुजरे थे गुर्बत में कि साला मुझे नौकरी नहीं छोड़नी यार, फिर से मतलब वही मांगना पड़ेगा फिर लोगों से। तो मैंने अपने जो बॉस है उनको बोला था कि यार मेरे को नौकरी छोड़नी नहीं यार, लेकिन मेरे को आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, तो मुझे छुट्टी दे दो यार, भले अनपेड लीव दे दो, मैं वापस आऊँगा फिर आई विल रिज्यूम। तो उसने बोला यार अभी काम है ऑफिस में बहुत, अभी आई कांट गिव यू एनी लीव। तो मैंने बोला अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये मेरी लाइफ के लिए, यश जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है मुझे, एक मेन लीड फिल्म के अंदर और रोल ऑफर हुआ है। तो उसने बोला यार या तो तू भी एक्टिंग कर ले या तो तू नौकरी कर ले, अभी 3 साल तक तूने घिसा था, कुछ हुआ नहीं, इससे क्या मतलब। तो वो जब उसने बोला, तो जबकि ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड जिसने मुझे उस जगह पर नौकरी लगवाया था, मैंने बोला जब उनको मेरे पैशन की या मेरे सपनों की कदर नहीं है, तो वहाँ पर कंटिन्यू करने का वैसे भी मैंने मतलब डिसाइड किया था कि यहाँ पर तो मुझे नौकरी करनी है, भले मुझे दोबारा फिर कहीं पर करना पड़े। तो फिर वो नौकरी तो मैंने छोड़ दी और जब तक है जान हुई, फिल्मिस्तान हुई, फिर उसके बाद नौकरी तो नहीं की मैंने उसके बाद। पर ये जितना बीच का हिस्सा था जो 3 साल आपके गए थे, वो मैं अपनी नज़र से बताऊँ ना तो मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत ही सेल्फिश चीज़ है जो आप अपने लिए करते हो। तो उन 3 सालों में आपको कहीं ऐसे फील हुआ था कि जो मुझ पर डिपेंडेंट है, जो लोग, जो मेरा परिवार है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनको भी अफेक्ट कर रहा हूँ अपने सेल्फिशनेस की वजह से? नहीं यार, ऐसा तो बहुत हमेशा लगता था मुझे कि यार मेरे सपनों के चक्कर में मैं बाकी लोग भी पिस रहे हैं। और एक बार इनफैक्ट मैंने बोला था अपनी वाइफ को, उसके साथ शेयर भी किया था ये, और वो उसका बड़प्पन है जो जवाब उसने दिया। मैंने तो उसको बोला था कि यार ये लगता है डिसीजन गलत ले लिया यार, तुम लोग मतलब इतना सब कुछ हो रहा है और लाइफ में पैसे ख़त्म हो गए, कर्जों में डूब गए, तुम्हारे जेवर चले गए, घर चला गया, ये गलत हो गया डिसीजन। तो उसने बोला था कि यार ये आज बोला है, इसके बाद दोबारा इसको रिपीट मत करना, क्योंकि जो ये 3 साल तुमने तकलीफ़ें झेली हैं, जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं, वो तुम्हारे अकेले के नहीं हैं, हम सब ने उसमें सेक्रीफाइस किया है। और अगर तुम बोलोगे कि वो डिसीजन गलत था, तो वो सारे सेक्रीफाइसेस जो हैं वो मतलब पूरे विल बी ऑल फॉर नथिंग, मतलब वो हमने मतलब किया किसी चीज़ के लिए, उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। कम से कम ऐसा तुम्हें कहना चाहिए कि यार अगर नहीं हुआ, कम से कम तुमने कोशिश की, और आगे जाके ज़िंदगी भर कभी ये मलाल नहीं रहेगा कि यार
मुझे एक्टिंग करनी थी और मैंने अपनी तरफ से कभी उसको एक अपनी कोशिश भी नहीं की, कम से कम ये तो तुमको इसका सुकून होना चाहिए, तो वो डिसीजन गलत है ये कभी सोचना मत। शायद भाई फिर जब आपने उसके बाद 3 साल बाद नौकरी शुरू की, और अब जब हम पीछे देखते हैं तो पता है फिल्मिस्तान इतना बड़ा था आपके लिए, जब तक जान कितना जरूरी था, होने के पहले आप जानते नहीं थे। फिर जब आपने दोबारा फैसला किया कि अब छोड़ देता हूँ, तो उस वक्त आपके आसपास सबने क्या बोला सबसे जरूरी? उस वक्त भी लोगों ने यही बोला था कि यार ये गड़बड़ है, नौकरी को मत करना, बट तभी भी सिर्फ मेरी वाइफ थी मत सपोर्ट में कि यार जो हो रहा है मतलब गो विद द फ्लो एंड मतलब जस्ट फॉलो योर हार्ट। तो आपकी वाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हाँ हाँ, बहुत, उन्होंने तो बहुत बड़ा, अगर वो नहीं होती तो मैं अभी नौकरी कर रहा होता। तो ऐसा। भाई किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, आपके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, आपने प्रोड्यूस किया है। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एज एन एक्टर तो खैर बहुत ही अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस रहा है, एज अ प्रोड्यूसर पहले आपने क्यों किया, और दूसरा वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? एज अ प्रोड्यूसर तो वो ऐसा, हम एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे नितिन और मैं आफ्टर फिल्मिस्तान जी। राम सिंह चार्ली, वो अगेन एक बहुत ही इमोशनल सी कहानी थी और एक बहुत पर्सनल स्पेस से निकल कर आई थी। वो हमने अपने डैड्स को ट्रिब्यूट के तौर पे समझ लीजिए वैसे हमने लिखी थी वो फिल्म, और एकदम वो थे, एकदम डेस्परेट थे कि यार इस फिल्म को जल्दी से जल्दी बनाना है, और हमने सबको अप्रोच करना शुरू किया था, बट कोई मतलब कोई प्रोड्यूसर मान नहीं रहा था या कुछ तैयार नहीं हो रहे थे, कुछ हो रहे थे तो बोल रहे थे ये एक्टर लेके आओ तो हम करते हैं, वो एक्टर लेके आओ, हमें एक एक्टर भी हम अपनी मर्जी का चाहते थे। तो ये सारी चीज़ों के बाद में हमने डिसाइड किया कि यार अगर जिस इस कहानी पे अगर हमें भरोसा है तो फिर हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, और अपना खुद का पैसा, अपनी गाड़ी कमाई पूरी उस फिल्म के अंदर हमने डाल दी, और राम सिंह चार्ली बनाई। कुमुद मिश्रा जी ने उसमें लीड रोल, टाइटल रोल प्ले किया, दिव्या दत्ता, पूरी कास्ट जो थी हमारी, आकर्ष, फर्रुख, सलीमा जी, बहुत सबने हमें बहुत सपोर्ट किया उस फिल्म में, और हमारी पूरी टीम बहुत मतलब एकदम सबने बहुत दिल से उस फिल्म में काम किया। और भले मैं मतलब आगे कोई फिल्म प्रोड्यूस न कर पाऊँ, और ये मेरी मतलब जिंदगी की इकलौती फिल्म रहे अगर जिसमें मेरा नाम गया है एज प्रोड्यूसर, तो भी मुझे मतलब मैं छाती ठोक के बोलूँगा कि मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस किए, और मुझे ताउम्र मतलब उस फिल्म को बनाने का मतलब फख्र रहेगा। बहुत प्यारी फिल्म, देखिएगा कभी मौका मिलेगा। कहाँ? सोनी लिव पे है। सोनी लिव। सोनी लिव पे है, कुमुद मिश्रा जी, दिव्या दत्ता जी हैं उसमें, प्लीज देखिएगा। राम सिंह चार्ली एक सर्कस में काम करने वाले किरदार की कहानी है, जो चार्ली चैपलिन इम्पर्सोनेटर है, और उसकी पूरी जिंदगी सर्कस में गुजरी है, और जब वो सर्कस बंद हो जाता है तो वो उसके साथ उसकी जिंदगी में क्या होता है, और वो छोटे सर्कस से एक बड़े सर्कस में उसकी एंट्री होती है जो कि दुनिया है, जिंदगी है, और वहाँ वो कैसे करतब उसको दिखाने पड़ते हैं, वो भी बिना सेफ्टी नेट के। तो ये पूरी फिल्म है, तो देखिएगा जब भी मौका मिले। शाहिद भाई, जितनी आपने मुझे आपकी कहानी बताई है, तो काफी हद तक जैसे हम सबको यहाँ आने के लिए ना बहुत वक्त लग गया, हमने पीछे 7-8 साल काम किया है, अब जाके ये मौका मिलता है कि हम जैसे आप जैसे दिग्गजों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं सही मायने में। और जैसे आपने आपके प्रोडक्शन की बात की है, सिंपली वो सपना जो कि एक एक्टर बनना है, वो सपना देखने के लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और हम जानते हैं ये बहुत ही ऑनगोइंग डिबेट है कि प्रिविलेज है इंडस्ट्री में, लोगों को मौके मिल जाते हैं, नेपोटिज्म। तो क्योंकि एक तरीके से आप दूसरे एंड पे रहे हो उसके,
मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, नेपोटिज्म को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नेपोटिज्म को लेके मेरा ऐसा कोई मतलब तो सालों से हर पूरी दुनिया में चला आ रहा है और हर फील्ड में नेपोटिज्म है और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको ये साथ में लेके चलना पड़ेगा कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो उसको एक क्लिनिक बनी बनाई मिल जाती है अपने फादर की और वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर आसानी से बन जाता है। लॉयर का बेटा लॉयर आसानी से बन जाता है। नेताओं के बेटे नेता बन जाते हैं। तो सिर्फ इसको अलग से इतना क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कि फिल्म स्टार्स के बेटों को ही कि मतलब फिल्म स्टार्स या के औलादों को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? उनको मौका मिल रहा है, वो खुश नसीब हैं, वो नसीब है उनका जो वो उस घर में पैदा हुए हैं और उस उनको जल्दी मौका मिल जाता है और ज्यादा मौके मिल जाते हैं। लेकिन आखिर में तो वही टिकता है जो मतलब जिसमें टैलेंट होता है या जिसको लोग पसंद करते हैं। ना तो मतलब आदित्य सर ने अभी खुद आदित्य चोपड़ा जी ने बोला कि YRF आदित्य चोपड़ा यश चोपड़ा थे तीन बड़े बड़े पिलर सपोर्ट्स, उसके बावजूद उदय चोपड़ा जी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो नेपोटिज्म का डिस्कशन वहीं पर एंड हो जाता है। तो आप जो भी आप करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं ये सोच के मत आप करिए कि यार उस और दूसरे को जो मिल रहा है उससे आपका क्या है, आपकी अपनी जर्नी है ना यार। उसको जो मिल रहा है उससे आप अपना मोरल डाउन कर लें कि यार वो तो अच्छा कर रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा। तो आप अपना जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं आप अपना तो बेस्ट दीजिए। आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करिए, बाद में जो ऊपर वाला या जो नसीब है या जो आपका टैलेंट जो आपकी काबिलियत है वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जमे रहना पड़ेगा, तब जाके वो मुमकिन होगा। किसी और को क्या मिल रहा है उसके बारे में सोच के या उसकी बुराई करके कुछ होना नहीं है। जैसे शाहरुख भाई मैंने पहले भी बोला, मुझे चीजों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही लगता है। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक नेपोटिज्म पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है। वो प्रिविलेज है, प्रिविलेज हर इंसान को है तो है जी, उसमें क्या हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। वो उन्होंने खुद डिसीजन थोड़ी लिया था कि आज मैं अनिल कपूर के घर पैदा होऊंगा। तो ऐसा ये तो जैसे आप बोल रहे थे कि आपको टिके रहना होता है, मेहनत करना होता है, आपके हिसाब से एक इंसान के कहीं पहुंचने के लिए, कुछ बनने के लिए नसीब का कितना बड़ा हिस्सा होता है, मेहनत का कितना बड़ा हिस्सा होता है? ये ख्याल से दोनों का मतलब एकदम चोली दामन का साथ है। 50-50 बोल सकते हैं या 60-50-40, लेकिन दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है। टैलेंट तो बहुत जरूरी है और नसीब तो डेस्टिनी है, ऊपर वाले का कर्म किसके ऊपर कब हो वो कोई नहीं बता सकता। वरना आप लगे रहो बस। और मुझे वैसे जब मैं काम कर रहा था जैसे फिल्मिस्तान के बाद में जैसे मैंने सोचा था वैसी चीजें हुई नहीं जी। मतलब अच्छी फिल्में जो मैंने सोची थी, बड़ी फिल्में मिलेंगी, कुछ मैंने साइन भी की थी फिल्में, लेकिन वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शेल्व हो गई, कुछ आधे में ही बंद पड़ गई, कुछ बनने के बाद में रिलीज नहीं हो पा रही थी। तो एक फिर से एक डल पैच आ गया था लाइफ में, करियर में। और मैं काम कर रहा था उस वक्त, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में थी, छोटी सी फिल्में, और उन्हें भी मैं करते हुए उतना ही एंजॉय कर रहा था। और उस वक्त जो मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एक्टिंग को अपनी रोजी रोटी बनाना है, वो मैंने बना लिया था। तो मेरा सपना उस वक्त पूरा हो गया था जी। लेकिन जनता तक शायद वो नहीं पहुंचा था। वो पहुंचने में जनता तक मुझे लगता है फैमिली मैन जब आया मेरी लाइफ में तब वो मुमकिन हुआ। तब लोगों ने, तब मैं जनता, जब मैं घर घर पहुंचा वो फैमिली मैन के जरिए पहुंचा। तो मैं तो कहूंगा कि मैं कामयाब उसी वक्त हो गया था जब मैंने जब तक ये जान और फिल्मिस्तान में काम कर लिया था। और उसके बाद जो भी फिल्में कर रहा था मैं उन सबको मैं उतने ही मतलब दिल से लगा के रखता हूँ जितना कि फैमिली मैन है, असुर है, या स्कैम है, या ग्रेट इंडियन मर्डर है, विक्रम वेदा है। मुझे आपसे पूछना था विक्रम वेदा के बारे में। मुझे पता है हम बहुत सीरियस बातें कर चुके हैं, पर ऋतिक रोशन इतनी सुंदर है क्या सामने? हाँ यार, बहुत ज्यादा ही सुंदर है। सही में सामने से बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे आप तस्वीर में देखते हैं, वैसा का वैसा हैंडसम चेहरा, एकदम खूबसूरत, बहुत ही आवाज भी ऐसी है, आवाज भी वैसी है।
हाइट भी उतनी ऊंची है। हाइट कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमने तो इसको बहुत लंबा एक्सपेक्ट किया था, चलो। मेरे लिए तो वो उतने लंबे भी बहुत ही लंबे चलो ठीक है, कुछ तो है, चलो कुछ है अपने पास बोलने के लिए। उतने ऊंचे नहीं है, बाकी सब ठीक है। बट क्या पर्सनालिटी है भाई की यार, खतरनाक। और उनका एक्टिंग भी खतरनाक, हे हाँ। भगवान, क्या परफॉर्मेंस है, Brilliant। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मुझे आपसे इसी बारे में बात करना था, जैसे कुछ लोग हैं जिनको मिलके, जैसे मैंने शाहरुख सर से एक बार खुशनसीबी मेरी पास से गुजर गए थे एक अवार्ड शो पे, तो मैं बहुत हिल गया था अंदर से, हे भगवान शाहरुख खान यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा एक्टर है जिनके साथ काम करते वक्त आप ऐसे हो गए थे कि बाप रे, ये काम ऐसा- करते वक्त तो जब कैमरा ऑन होता है तब फिर सामने वो किरदार होता है, जी। फिर वो जो हीरो या स्टार है वो मुझे नजर नहीं आते, तब तो किरदार, और वो मैं चाहता हूँ और वो भी चाहते हैं कि मैं उनमें वो किरदार देखूं, या वो नाम ना देखूं, मनोज बाजपेयी या शाहरुख खान या ऋतिक रोशन ना देखूं, बल्कि जो वो किरदार प्ले कर रहे हैं वो मैं देखूं। वो खुद भी वही चाहते हैं और मैं भी, मुझे भी वो उस वक्त वो किरदार में नजर आते हैं। लेकिन हाँ, जब हम शूट नहीं कर रहे होते हैं तो मैं मतलब बहुत फिल्म बफ हूँ, बचपन से ही फिल्मों का दीवाना रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ जो चौल में मतलब पला बड़ा हूँ, और जब मैं किसी के घर से गुजर रहा होता हूँ ना, और खिड़की पे अगर मुझे कोई फिल्म नजर आ गई कि यार ये फिल्म चल रही, तो मैं खिड़की पे खड़े रह के मैंने पूरी फिल्म देख ली है बाहर से और ऐसे मैंने ऋतिक की फिल्म देखी है, भगवान दादा ओह। तो जिसमें ऋतिक साहब बहुत छोटे से हैं, तो मैं तो मतलब तो मैं स्टार स्ट्रक भी होता हूँ। मैं जब मतलब इरफान खान साहब को मैंने देखा था जब नेशनल अवार्ड्स के टाइम पे, जब पान सिंह तोमर को नेशनल अवार्ड मिला था, उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था उस सेरेमनी में। तो और मैंने उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तो मैं एकदम ऐसे, मेरी आंखें ऐसी पूरी चुंधियाई हुई थी उनको देख के। तो वो मैं हूँ, मैं स्टार स्ट्रक हूँ। लेकिन जब काम कर रहे हैं तब तो काम कर रहे हैं, तो वो हम मतलब कलीग्स हैं। और उस वक्त जब कैमरा ऑन होता है तो फिर तो हम किरदार हैं, वो पर्सनल वो स्टार वाला इक्वेशन निकल जाता है। और ऐसे चलता है आपका, इरफान खान साहब के साथ हुआ था, ऐसे किसी और के साथ हुआ है जो आपको याद है कि अरे ऐसे बहुत सारे हैं मतलब मुझे क्या कहते हैं, आमिर खान साहब से मैं बचपन में कई बार मिला हूं। मतलब शूट पे मैं डैड के साथ जाता था, तो मैं आमिर खान को देख के एकदम वो हो जाता था यार, क्योंकि मैं पहले मतलब जिंदगी में एक ही बार, मतलब वो हमारे जमाने में ना वो सब पोस्ट कार्ड्स बनते आते थे, जो फिल्म हिट हो जाती थी ना उसके पोस्ट कार्ड्स बनते थे। तो कयामत से कयामत तक की मेरे पास मतलब कुछ दर्जनों पोस्ट कार्ड्स थे जिसमें जूही चावला के नहीं, आमिर खान के पिक्चर्स होते थे तो मैं आमिर खान का बहुत तगड़ा फैन था उस वक्त बचपन में, मतलब अभी भी हूँ। मतलब वो तो आमिर खान साहब तो वो तो मतलब कमाल। दिलीप कुमार साहब को भी मैं बहुत छोटा था तब मैंने देखा था, तब भी मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई थी उनके पास कैसे लग रहा था मुझे देखते हुए? मतलब यार एक अलग, तब तो मैं बहुत छोटा भी था और उन्होंने मुझे गोद में उठाया था तस्वीर भी है उसकी, मैंने एक डाली भी है मैंने इंस्टाग्राम पे। तो बट हाँ और वहां से आता है, अब आप वो इंसान हो कि आपको देख के लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार ऐसे ऐसे हमारा ना एक सेगमेंट होता है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वियर्ड फैन एनकाउंटर्स, कि कुछ ऐसे आपके साथ अगर किसी फैन ने ऐसा किया है कि आप उसके बाद हो गए हे भगवान ये क्या हो रहा है हुआ है? ये भगवान ये क्या हो रहा है टाइप तो नहीं, लेकिन हाँ काफी मिले हैं अच्छे मतलब फैंस, मतलब जो मतलब किसी ने मेरे लिए बहुत कुछ ऐसे बनाया था। एक डिजाइन सी थी जिसके अंदर तस्वीर पे तस्वीर के अंदर तस्वीर, तस्वीर के अंदर तस्वीर, मतलब उसको बनाने में काफी वक्त लगा होगा। वो देख के मैं एकदम ये हो गया था कि यार लोग कितने एफर्ट्स डालते हैं, कितना प्यार देते हैं हमको। और कुछ लोग तो जब लिखते हैं तो इतना प्यारा लिखते हैं, तो मतलब दिल भर आता है उस वक्त। और उस वक्त तब जाके लगता है कि यार मेहनत वसूल हुई, जो इतने पागलों की तरह मतलब पीछे पड़े थे इस काम के, अब जाके वो रंग ला रहा है।
बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे अब किसी ने, जब फैमिली मैन में मेरे को गोली लगती है, हाँ तो एक फैन ने मतलब भेजा था कि यार उस वक्त मैंने दुआ की थी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मतलब अरे यार इज जस्ट अ कैरेक्टर, मतलब लेकिन फिर भी इस तरीके का लोगों का सोचना है और इतना प्यार देना, वो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा क्या, मतलब अच्छा लगना भी, मतलब उसके लिए बहुत उस चीज को छोटा करना है, मतलब वो फीलिंग अलग है। उसको मैं एक्सप्रेस नहीं करूं तो अच्छा है। हाँ शाहरुख भाई, ये ना बहुत ज्यादा इसीलिए भी होता है कि आप हमने आपको जब जब बात करते देखा है ना, आपको परफॉर्म करते तो देखा है, आप बहुत रिलेटेबल हो, पर आपको जब जब बात करते देखा है ना, एक बहुत ही अजीब सा अपनापन है आपसे, कि ऐसा लगता है कि हम में से ही कोई एक है। तो एक वो एहसास होता है जब भी फिर आपको स्क्रीन पे भी देखता है ना, तो हमारे मन में तो वही होता है। थैंक यू, थैंक तो यू। ये जो स्टार कल्चर है, जैसे अब आप एक स्टार हो, जैसे मनोज सर एक स्टार है, और एक जनरेशन था जब सलमान, शाहरुख, जो राजेश खन्ना साहब, सारे लोग स्टार थे, वो बहुत अनटचेबल से थे। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टार का डेफिनेशन कितना बदला है वक्त के साथ? डेफिनेटली बदला तो है स्टार का डेफिनेशन, क्योंकि पहले जितनी जितना वो एक इंट्रीग बनी रहती थी ना जी स्टार्स को लेके, वो अब नहीं रही है। जी। अब आप दिन, पूरे दिन आप देख सकते हो कि सुबह वो कहाँ पर था, या शाम को क्या खाना खाया है, रात को किससे मिलने जा रहा है, किस पार्टी में होगा, और क्या कपड़े पहने हैं, वो सब आप देख लेते हैं मतलब सोशल मीडिया पे। तो वो एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है, वो मेरे ख्याल से उस चीज ने थोड़ा सा, जो एक स्टार वाला जो चीज होती थी, सुपर स्टार्स जो होता था, उसको डाइल्यूट तो किया है। और लेकिन वो जो मुझे लगता है कि वो जो एक्सेसिबिलिटी है, उससे वो एक अपनापन भी बढ़ा है, जी और वो रिलेटेबिलिटी भी बढ़ी है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं मेरे हिसाब से। और लेकिन हाँ, वो जो एक इंट्रीग की जो चीज थी, वो बात ही कुछ और थी। जब आपको पता नहीं था कि यार दिलीप कुमार साहब मतलब जब घर में होते हैं तो कैसे होते हैं, और मतलब वो क्या खाना खाते होंगे, या मतलब उनके दोस्त कौन होंगे दिलीप कुमार साहब के, वो असलियत में कैसे बात करते होंगे, ये सब हम सिर्फ सोच सकते थे। तो वो मेरे ख्याल से मैंने अभी एक इंटरव्यू में देखा था शाहरुख खान साहब के, जब उन्होंने बोला था कि मतलब आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। एक्चुअली अब वो वाला स्टारडम मिलना किसी को भी, मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, जो स्टारडम शाहरुख खान साहब ने, सलमान खान साहब ने, आमिर खान साहब ने देखा है। और मुझे लगता है कि अब वो धीरे धीरे, या तो ऋतिक रोशन, उसके बाद अब पता नहीं कौन और होगा। मतलब आपको क्या लगता है सबसे क्लोज कौन है उस स्टारडम के, इस जनरेशन का? इस जनरेशन में कोई क्लोज तो भी रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह और रणबीर कपूर है, बट वो भी वहां पे नहीं। मतलब वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड और एक्सट्रीमली पॉपुलर, और मतलब वो एक स्टार स्टेटस जो उनका है, वो तो मतलब मैं तो उसके बारे में मैं क्या ही कमेंट करूं। लेकिन हाँ, वो जो एक क्या कहते हैं उसको, वो जो एक मिस्ट्री रहती थी ना, अब वो नहीं रही। तो मैं ना फिल्मों को लेके, जैसे आपको वैसे ही मैं भी बहुत ज्यादा फिल्में देखना पसंद करता हूँ। मैं कई बार देखते देखते फिल्म लगा लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ। तो मुझे आपसे ना, आपके पहली बात पे यही समझना था और यही पूछना था कि जैसे पहले स्टार ड्रिवन बॉलीवुड चलता था एक तरीके से, कि सलमान खान की मूवी है तो चलेगी, वो स्टोरी से ज्यादा सलमान खान से चलती थी। जैसे अब हमारे एक्टर्स हैं, तो अब कितना भी बड़ा स्टार है, कितना भी बड़ा नाम है, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो नहीं चलती है। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री थी वो अब आर्टिस्ट ड्रिवन हो रही है? मेरे ख्याल से तो अभी एक तरीके से जो ऑडियंस है ना, वो बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है, जो कि सबसे अच्छी चीज हुई है इस दौर के अंदर, कि वो अनकन्वेंशनल फेसेस भी अब एक्सेप्ट करती है, और वो हीरोज भी ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ गोरे चिट्टे चिकने लंबे चौड़े ही होने चाहिए। अब मतलब वो हर मतलब अलग अलग कहानियां देखने को वो तैयार हैं। तो ये जो टाइम है, ये तो बहुत जो स्टार्स हैं वो तो रहेंगे, बट वो जो
एक किरदारों को जो भी मतलब जो उनको मतलब वो मिल रहा है, जो क्या कहेंगे उसको, जो स्टेटस बोलो या मतलब डेफिनेटली भी वो कैरेक्टर ड्रिवन हो गई है चीजें, कि जो कहानी सडनली या धीरे धीरे अब जाके वो फिर से एक टाइम था जब सलीम जावेद साहब का, जब वो राइटर्स को एक वो मिलता था, अब जाके दोबारा कंटेंट के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर उतनी मेहनत होती है, राइटर्स को फिर से वो इज्जत मिलने लगी है। तो ये मेरे ख्याल से सारी चीजें जो है बहुत पॉजिटिव हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और अलग अलग कहानियां आप कह पा रहे हैं हम, अलग अलग क्या कहते हैं उसको, किरदार बता पा रहे हैं, और लोग देखने के लिए तैयार हैं। सबसे अच्छी चीज ये है। तो ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया फेज है, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं इस दौर का हिस्सा हूँ, और मुझे भी अच्छे अच्छे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। तो यस भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना सारा वक्त दिया मुझे अरे और बिल्कुल हर सवाल का जवाब दिया। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूं, और दूसरी बात फिर वापस से मैं जाने के पहले कुछ मांग लेता हूँ आपसे। मांगो दोबारा से कुछ सुनाओगे लिखा हुआ या जो आपको पसंद हो, जो मुझे पसंद है जी। मुझे मिर्जा गालिब की 2 लाइनें बहुत ज्यादा पसंद है, सुनाइए। जो मतलब मैं बहुत रिलेट भी करता हूँ शायद उससे, क्योंकि एक टाइम पे मैंने वैसा दौर देखा था, मतलब कि काफी मुश्किलें आई थी बहुत। तो शेर है, खुगर का मतलब होता है आदी हो जाना, जिसका आदत पड़ जाए या आदी हो जाता है। तो रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। क्या बात है, ये मिर्जा गालिब साहब। अरे भाई वापस से और मैं मिर्जा शारिफ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दोबारा से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी से कोई फिल्म और शो लेके आइए, बहुत जल्दी। और बताइए, और आइए दोबारा बैठेंगे, बातें डन करेंगे। है, डन। To everyone who's watching, thank you so much Thank for you. staying tuned to all the information and entertainment that Sharib had to provide. And we'll be seeing you in the next episode. Thank you.